समाचार में, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि हिंद महासागर में भारत अमेरिका की नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास, चीन की चुनौती से निपटने की तैयारी। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारत का पीछा करने में हाफ गया चीन, दूसरी तिमाही में औंधे मुंह गिरे विकास दर। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के कैरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 3 आतंकवादियों को किया ढेर। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई में दिया खास मैसेज। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारत मार्शल द्वीप गणराज्य के बीच समझौता, हिंद प्रशांत देश में विकसित की जाएंगी 4 परियोजनाएं। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द बनने वाला है दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो वीडियो इज लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुकते पहली बड़ी खबर की तरफ। हिंद महासागर में भारत अमेरिका की नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास, चीन की चुनौती से निपटने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों ने हिंद महासागर में अमेरिका ग्रुप के साथ एक सैन्य अभ्यास किया। यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्रों में बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। अमेरिकी नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप या कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक मेगा नौसेना बेड़ा है, जिसमें एक विमान वाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, बड़ी संख्या में विध्वंसक फ्रिगेट और अन्य जहाज शामिल है। भारतीय नौसेना की तरफ से गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस आदित्य शामिल हुए। अमेरिकी दूतावास ने के बयान में कहा गया है कि इस संयुक्त समुद्री गतिविधियों ने 2 प्रमुख रक्षा भागीदारियों के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा दिया और एक स्वतंत्र और खुले हिंद महासागर, हिंद प्रशांत को बनाए रखने के लिए उनकी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। यह युद्धाभ्यास के दौरान सूचनाओं के आदान प्रदान, पूर्ण पूर्ति और रसद आपूर्ति के साथ ही हवाई क्षमताओं में सुधार करने पर फोकस किया गया। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि भारत अमेरिका की संयुक्त युद्धाभ्यास से चीन का छूटेगा पसीना, तो वीडियो ही जलाएगा, कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत का पीछा करने से हाफ गया चीन, दूसरी तिमाही में औंधे मुंह गिरी विकास दर, जनता के पास भी नहीं है पैसा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत की विकास दर इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसका पीछा करने की कोशिश में चीन बीच रास्ते में हाफ कर बैठ गया। चीन की विकास दर दूसरी तिमाही में अनुमान से ही काफी पीछे रही है, जबकि भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान से भी आगे चल रही है। बीजिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि एनबीएस ने सोमवार को चीन की विकास दर के आंकड़े जारी किए। चीन के आधिकारिक आंकड़ों में साफ दिख रहा है कि 2024 की दूसरी तिमाही में ड्रैगन की विकास दर भारत के मुकाबले काफी पीछे रह गई है। चीन ने बताया कि दूसरी तिमाही में उसका जीडीपी ग्रोथ 4.7% रहा, जबकि पहली तिमाही में यह आंकड़ा 5.3% का था। इसके बाद तमाम इकोनॉमिस्ट और ब्लूमबर्ग के सर्वे में दूसरी तिमाही में विकास दर 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन असल स्थिति इसमें काफी पीछे रह गई। चीन की विकास दर में गिरावट का प्रमुख कारण खुदरा बिक्री में कमी आना है। एनबीएस के आंकड़ों में बताते हुए मई में जहां चीन की उपभोक्ता खपत की वृद्धि दर 307% थी, वहीं जून में यह गिरकर महज 2% रह गई। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द बनने वाला है तीसरी अर्थव्यवस्था, तो वीडियो की लाइक और कमेंट अपनी राय। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ड्रैगन को जल्द पछाड़ कर बनने वाले दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो की लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के कैरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 3 आतंकवादियों को किया ढेर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय सेना ने रविवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कैरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सैन्य अधिकारी के मुताबिक सेना ने इस दौरान आतंकवादियों के पास से हथियार का जखीरा और अन्य सामान बरामद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चिनार कॉर्प्स ने पोस्ट करते हुए लिखा, कैरन सेक्टर में एलओसी पर चल रहे घुसपैठ विरोधी अभियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया, साथ ही हथियार और अन्य युद्ध जैसे भंडार भी बरामद किए गए। ऑपरेशन जारी है। यह घटना सुरक्षा बलों द्वारा घुसपैठ की कोशिश को विफल करने के लिए धनुष 2 नामक अभियान शुरू करने के बाद घटित हुई है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की सेना पर भरोसा, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने केपी शर्मा ओली, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई में दिया खास मैसेज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केपी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नेपाल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को राष्ट्रपति रामचंद्र
रामचंद्र पौडेल ने रविवार को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CPNUML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी और कहा कि वह दोनों देशों के बीच दोस्ती का और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित हैं। ओली को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ट्वीट कर कहा, दोनों देशों के बीच दोस्ती के गहरे संबंध को और मजबूत करने और हमारे लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हमारे पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को वास्तविक करने के लिए हम मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। हम आपको बता दें कि 72 साल के ओली पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लेंगे। हाल ही में वो शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत से हार गए थे, जिससे संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार नई सरकार का गठन हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और नेपाल के संबंध हो रहे मजबूत, तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत मार्शल द्वीप गणराज्य के बीच समझौता, हिंद प्रशांत देश में विकसित की जाएंगी 4 परियोजनाएं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वीडियो संदेश में मार्शल द्वीप गणराज्य को 10वें माइक्रोनेशियन गेम्स के सफल आयोजन की बधाई दी। इस दौरान भारत और मार्शल द्वीप गणराज्य के बीच 4 विकास परियोजनाओं को लेकर वे समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। इस परियोजना के तहत भारत मार्शल द्वीप गणराज्य में सामुदायिक खेल केंद्र, एयरपोर्ट टर्मिनल, सामुदायिक भवन का निर्माण किया। अपने संदेश में भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के लोगों की तरफ से मैं बीते महीने 10वें माइक्रोनेशियन खेल के सफल आयोजन के लिए मार्शल द्वीप गणराज्य को बधाई देता हूं। भारत और मार्शल द्वीप गणराज्य के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का लंबा इतिहास रहा है और साल दर साल इसमें विस्तार हुआ है। खासकर भारत और हिंद प्रशांत महासागर के देशों के बीच संबंधों के तहत भारत और मार्शल द्वीप गणराज्य के संबंध मजबूत हुए। आज का समझौता मार्शल द्वीप के समुदायों के लिए फायदेमंद होगा और इसमें मार्शल द्वीप गणराज्य में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। समझौते के तहत भारत मार्शल द्वीप गणराज्य में सामुदायिक खेल केंद्र, एयरपोर्ट टर्मिनल, सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में किया PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन। का नई शिक्षा नीति, प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य के बीच नई शिक्षा नीति लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की सराहना की। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य मंत्री शामिल हुए। इन एक्सीलेंस कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत सभी कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही सभी तरह के संसाधन भी संस्थानों में उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अन्य राज्यों से पहले NEP लागू करने के लिए मध्य प्रदेश की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, NEP इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा की नींव मजबूत रखनी होगी और प्रधानमंत्री मोदी ने NEP लाकर दूरदर्शिता दिखाई है, जो अगले 25 वर्षों की जरूरत को पूरा करती है। दोस्तों, अगर आप भी अमित शाह की बात से सहमत हो तो वीडियो जिला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रंप पर हमले के बाद राहुल गांधी पर भड़की भाजपा, वीडियो जारी कर कहा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भाजपा ने रविवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के बाद राहुल गांधी को निशाना बनाया और विपक्ष के नेता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। भाजपा के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्रंप पर हमले की राहुल गांधी द्वारा निंदा किए जाने के बाद एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनके शब्दों में गंभीरता का अभाव है। मालवीय ने कहा कि तीसरी बार फेल हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को अक्सर प्रोत्साहित किया और उन्हें जायज ठहराया। भारत कैसे भूल सकता है कि कांग्रेस सरकार के समय पंजाब पुलिस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया था, जब उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर फंस गया था। मालवीय ने राहुल गांधी के पूर्व के कुछ बयानों को जोड़कर तैयार किए गए एक वीडियो को साझा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताने जैसा बयान दिया।
ट्रंप के आलोचक डेमोक्रेट नेता और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यही करते हैं। हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप के कई समर्थकों ने आरोप लगाया और उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उन्हें बदनाम किए जाने से उनके खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया गया। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करते हैं तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। तो करते अगली बड़ी खबर की तरफ। हुड्डा के कार्यकाल में था अपराध का बोलबाला, जनता को बताए अपनी उपलब्धियां, सीएम सैनी का बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के पद ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। मोहनलाल बडोली के पद ग्रहण को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। मोहनलाल बडोली पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, उन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में जिस तरह से के काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है, उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सूबे में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कांग्रेस के हरियाणा मांगे जवाब कार्यक्रम पर कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों से पूछने के बजाय जनता को यह बताया कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश के लिए क्या काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने घोषणा पत्र में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, जो वह अपने 10 साल के कार्यकाल में पूरे नहीं कर पाए। भाजपा सरकार ने तो अपने 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। बदमाश काला खैरमूर के थाईलैंड से प्रत्यर्पण पर नायब सिंह सैनी ने हरियाणा पुलिस को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पुलिस अपराध रोकने के लिए हर बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने बदमाशों को भी चेतावनी दी और कहा कि ये तो बदमाशी छोड़ दें या फिर प्रदेश। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल के दौरान अपराध इतना बढ़ा हुआ था कि लोगों की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेवजह के आरोप न लगाए। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा मांगे जवाब कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर बता रही है कि मौजूदा सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में पूरी तरह विफल रही। दोस्तों, आप ऐसे मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में था हरियाणा में अपराध का बोलबाला, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। झारखंड की गठबंधन सरकार ने सभी वर्गों को ठगाया, शिवराज सिंह चौहान का झारखंड सरकार पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के राज्य चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राजधानी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड की हेमंत सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य की गठबंधन सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सभी वर्गों को ठगा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रम और झूठ फैलाता है। झारखंड की धरती पर जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का 5 साल पूरा होने वाला है, लेकिन इन सालों में उनकी कोई उपलब्धियां नहीं रही। कांग्रेस और जेएमएम ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र और निश्चय पत्र निकाला था। निश्चय पत्र में 144 बातें थे और कांग्रेस के घोषणा पत्र में 317 वादे थे, लेकिन इसमें से इन्होंने पूरा क्या किया? झारखंड के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के घोषणा पत्र में किए वादों पर घेरते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन लोगों ने इसमें से क्या पूरा किया। उन्होंने सरकारी नियुक्ति नहीं की, महिला बैंक की स्थापना करने की बात कही थी, वो नहीं हुई। 5,000 और 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, उसे भी पूरा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन सरकार के 5 साल पूरे हो गए, लेकिन उनके वादे पूरे नहीं हो रहे। मैं उनके निश्चय पत्र से ही सवाल पूछ रहा हूँ कि 50,000 का ऋण कितनी महिलाओं को मिला? किसानों के लिए बैंक का स्थापना क्या हुआ? किसानों के लिए बैंक की स्थापना का क्या हुआ? महिलाओं के लिए भाजपा द्वारा लाई गई 1 रुपए में रजिस्ट्री की योजना को भी इन्होंने बंद कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि तराजू से तौलकर बालू बिक रहा है, खनन नहीं पर्यटन का नारा दिया गया, लेकिन आज सिर्फ खनन हो रहा है। अब भाजपा राज्य की जनता के सामने इनकी पोल खोलेगी। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि झारखंड की जनता को गठबंधन सरकार लूट रही है तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, अमित शाह ने संभाली कमान, 17 दिन में दूसरी बार दौरा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पार्टी हर हाल में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में जुट गई है। इसे लेकर पार्टी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। 29 जून को वह पंचकुला आए थे और कार्यकर्ताओं में जोश भर गए थे। अब 17 दिन के बाद वह फिर से 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ आ रहे हैं। ओबीसी मोर्चे की ओर से आयोजित कार्यक्रम के बाद अमित शाह जिले प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। अहिरवार बेल्ट में होने वाली यह कार्यक्रम भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पिछली बार भाजपा की सरकार
बनाने में जीटी बेल्ट के साथ इस बेल्ट का अहम योगदान रहा था। महेंद्रगढ़ से वह पूरे दक्षिण हरियाणा को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा के सांसद एवं मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से जीतेगी भाजपा, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली खबर की तरफ। शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति के मामले में सीएम योगी का बड़ा एक्शन, अधिकारियों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को तलब कर शिक्षकों एवं छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति की रिपोर्ट ली। वहीं अन्य चल रही योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने उम्मीद जताई कि उपस्थिति सहित डिजिटल किए गए 12 तरह के रजिस्टर पर बेहतर ढंग से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को इसे लेकर जो भी समस्या आ रहे हैं उसको अच्छे से ढंग से समापन भी कराएं। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा MKS सुंदरम और महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के साथ हुई इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन उपस्थिति के अलावा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल चलो अभियान चलाकर विद्यालय में नामांकन कराए जाने, सभी अभिभावकों को डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजने, सभी विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, पीएमसी स्कूल के साथ साथ मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों के लिए जमीन की व्यवस्था प्राथमिकता पर किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो करते अगली खबर की तरफ। भारत को 6 नए परमाणु रिएक्टर देने को तैयार रूस, प्रधानमंत्री मोदी के सामने दोहराया ऑफर। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटोम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान भारत को 6 और परमाणु रिएक्टर का ऑफर दिया है। रोसाटोम पहले भी भारत में कई परमाणु रिएक्टरों को स्थापित कर चुकी है। तमिलनाडु के कूटनकुलम में 1000 मेगावाट क्षमता के कुल 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण रूस की मदद से ही किया जा रहा है। इनमें कई रिएक्टर पहले से ही एक्टिव है। वहीं इसी साल मई महीने में रोसाटोम ने भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि एफएनपीपी के निर्माण और संचालन की तकनीकी ऑफर की थी। रोसाटोम के सीईओ एलेक्सी लिखाचेव ने कहा कि उनकी कंपनी एक नई परियोजना के हिस्से के रूप में 6 शक्ति परमाणु इकाइयों के निर्माण के लिए भारत के साथ चर्चा कर रही है। इसके साथ ही भारत में कम शक्ति वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है। इसके अलावा अप्रैल 2024 में भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के क्षेत्र में समाधान के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। वर्तमान में रूस के पास दुनिया का इकलौता पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस परमाणु संयंत्र को लोमोनोसोव जहाज पर फिट किया गया था। यह जहाज वर्तमान समय में रूस के पेवेक में बिजली की सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और रूस की दोस्ती हो रही है मजबूत, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। कठुआ की कायराना हरकत पर आग बबूला हुए राजनाथ सिंह, बताया क्या होगा सेना का अगला कदम। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में घात लगाकर सुरक्षा बलों पर सोमवार यानी कि 8 जुलाई को बड़ा हमला कर दिया था। इससे पहले 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 5 जवान घायल हो गए। इस मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। इस आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ है। कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि मैं बदनोटा कठुआ में हुए आतंकवादी हमले में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों के मारे जाने से बहुत दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राष्ट्र इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए दृढ़ है। आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूँ। तो करते हैं बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी को रूस से मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही खास बात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मंगलवार को बधाई दी और कहा कि यह पुरस्कार 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रूसी द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल
140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान दोनों देशों के एक दूसरे के प्रति गहन समानता को दर्शाता है। साथ ही रूस और भारत के बीच पोषित मित्रता को बनाए रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री को दोस्तों, आपको भी मोदी सरकार पर भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी? तो वीडियो अच्छी लगा कमेंट लिखिए। जय हिंद, जय भारत।